स्टार्ट ठीक है। तो हेलो गाइस, आज फिजिक्स के बेसिक्स का पहला लेक्चर है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं आज फोर्सेस के बारे में आपको पढ़ा दूंगा। कल थोड़े से और बेसिक फोर्सेस, कल क्या आज ही पढ़ा दूंगा, बल्कि थोड़े से बेसिक फोर्सेस और पढ़ा दूंगा। और जो कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रे रिफ्लेक्शन हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर्स हो गए, लाइट हो गई। मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक, आप इतना टेंशन मतलब टॉपिक्स के नाम बड़े हैं, बट वही नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हाल है, इतना टेंशन मतलब। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ व्हाट इज फोर्स। तो सबसे पहले आप जानिए फोर्स होता क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स का बेसिक फोर्स का बेसिक मतलब क्या होता है? फोर्स मतलब होता है पुश या पुल। किसी चीज़ को या तो धक्का दो या फिर उसे खींचो। पुश और पुल डैट में चेंज द शेप, स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई चल रहा है तो रोक देगा, कोई रुका हुआ है तो उसे चला देगा, कोई चल रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ा देगा, कोई रुक रहा है तो उसकी स्पीड घटा देगा। फोर्स ये कर सकता है। गला सुन लेना। फोर्स जैसे होता है दी पुश और पुल, ठीक है, दैट चेंजेस द शेप ऑफ object, that changes the shape of object, state of motion, state of motion, सॉरी जो कैमरा चलाएगा ठीक है, इट्स ओके, कैमरे की उतनी जरूरत भी नहीं होती। द पुश और पुल दैट चेंजेस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ मोशन, मेक्स इट मूविंग और स्टॉप, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले बात करते हैं चेंज द शेप की, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर एक क्यूबॉइड रखा है, ठीक है, और मैंने नीचे से फेविक्विक से जाम कर दिया, मतलब फेविक्विक से एकदम चिपका दिया है। फिर मैंने बुलाया बाहुबली को कि हाँ इस पर जोर लगाओ, ठीक है, ये देखिए इसके डोले, इस पर जोर लगाओ। इसने इस पर फोर्स लगाया ऐसे, पर ये यहाँ से चिपके होने की वजह से क्या होगा जानते हो? ये थोड़ा थोड़ा सा खिसक जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्या होगा कि थोड़ा सा खिसकेगा, हल्का सा, बिल्कुल खिसक करके तब क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ये ज़मीन से जो है ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। मेरी तो ड्राइंग भी अच्छी नहीं गाइस, तो मैं कैसे समझाऊँ आपको। ये कुछ खिसक, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे बनाऊँ। आप एक काम कीजिएगा, एक एग्जांपल लीजिएगा। एक पेपर का आप छोटा सा डिब्बा बनाइएगा, या फिर पेपर से डिब्बा नहीं तो आप सिलेंडर बना लीजिएगा रोल करके, और सिर्फ नीचे से एक हाथ से पकड़ करके ऊपर से धक्का दीजिएगा। तो क्या होगा जानते हो? ये जो से सिलेंडर बनाया आपने ये, और यहाँ से आपने पकड़ रखा और यहाँ से धक्का देंगे आप, तो क्या होगा कि ये एक पॉइंट से ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे। ये यहाँ पे अगर आपने फोर्स लगा तो एक पॉइंट से मुड़ जाएगा। यही चीज़ होता है फोर्स का कारण। फोर्स यही करता है, चेंज कर सकता है क्या, शेप को। हाँ क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आप फोर्स ये कर सकता है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ फोर्सेस के। आपको पता होगा कि फोर्स के 3 लॉज हैं। न्यूटन ने फोर्स के 3 लॉ दिए हैं, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तीनों लॉ अलग अलग है। जैसे फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट, फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट लॉ बताता है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब इतना बड़ा वर्ड थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कहना है कि जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है। अगर ये यहाँ पर रुकी हुई है तो यहाँ पर रुकी हुई रहना चाहती है, और अगर ये यहाँ पर चल रही है तो ये चलते रहना चाहती है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि क्या वो रुकी हुई है या फिर चल रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू अपकमिंग चेंज। एक तरह से समझ लीजिए कि
आने वाले किसी भी बदलाव को अगर कोई रेजिस्ट करे तो उसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर ये चल रही है तो ये चलती रहना चाहती है, और अगर ये रुकी है तो रुकी हुई रहना चाहती है। कोई भी बॉडी जो है अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहती। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि मान लो कोई गाड़ी है जो कई साल से बंद पड़ी हुई है, ठीक है, तो आपको जब इनिशियली आप उसे धक्का मारते हो तो आपको उसमें ज़्यादा दम लगाना पड़ता है और ज़्यादा जोर से धक्का मारना पड़ता है ताकि वो स्टार्ट हो। ठीक है, यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जो रुका हुआ है वो रुका रहना चाहता है और जो चल रहा है वो चलते रहना चाहता है। सॉरी, अब बात करते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहते हैं कि जो भी आप फोर्स लगाएंगे किसी भी बॉडी के ऊपर, एक्स बॉडी, वाई बॉडी या जेड बॉडी, जिसके ऊपर जितना फोर्स लगाएंगे वो उसके मास के प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब एफ नेट बराबर पूरा जो नेट फोर्स होगा वो एम ए के बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, उसका मास कितना है और उसका एक्सेलरेशन क्या दिया। फोर्स से क्या होता है कि फोर्स अगर हम किसी चीज़ को देंगे, मान लो आप एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, मान लो मान लो ये एक गाड़ी है, ठीक है, और ये चल रही है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इसमें पीछे से फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, इसकी स्पीड जो है, स्पीड ये बढ़ जाएगी, और अगर आपने इसे आगे से लगाया तो इसके डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से इसकी स्पीड घट जाएगी। ठीक है, यही होता है सेकंड लॉ कि एफ नेट बराबर होगा उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के। ठीक, न्यूमेरिकल्स खैर इस पे आते नहीं है, बट अगर पूछ लेगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास जितना ज़्यादा होगा एफ नेट की जरूरत उतनी ज़्यादा पड़ेगी, जितना ज़्यादा मास होगा उसे हिलाने के लिए उतनी ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एवरी रिएक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस पे ये दूसरी बॉडी जो है ये फोर्स लगा रही है ऐसे, तो क्या होगा जानते हो, इस बॉडी का बताता हूँ आपको। जैसे मान लो बॉडी ए है, ये बी है, और ये बॉडी बी है, ये ए बॉडी इस पे फोर्स लगा रहा हो ऐसे, तो ये बी बॉडी भी इस पे फोर्स लगा रहा हो ऐसे, क्योंकि कोई भी अपना स्टेट ऑफ मतलब कोई अपना बॉडी का स्टेट जो है, चाहे वो मोशन में हो चाहे स्टेट में हो, वो मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, चेंज नहीं करना चाहता। तो ये अपोज करने के लिए इस पर एक फोर्स लगाएगा जो इसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब एक बेसिक से सवाल पूछता हूँ कि जो मान लो जैसे इस पर जितना फोर्स लग रहा है, इसने कहा है कि एवरी रिएक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल होता है और इसी का उल्टा भी रहता है, तो ऐसा क्यों होता है कि फिर बॉडी चलने लग जाती है। मतलब जैसे मान लो कि मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ एक सेकंड, मुझे कैमरा कहाँ चला गया इसमें, ये रहा, मेरी आँखें भी खराब हुई क्या। लेट मी शो यू। मैं बॉटल का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है और मैंने इस पर ऐसे धक्का मारा, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि मैं अगर इस पर धक्का मारूंगा तो ये भी उसी फोर्स से वापस धक्का मारेगी। तो ये हिल क्यों रहा है, ये जो चीज़ है ये हिल क्यों रहा है। अगर मैंने इतना फोर्स इस पर लगाया और इसने उतने फोर्स मेरे पे लगाया तो ये हिल क्यों रहा है। जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया और इसने उल्टा फोर्स लगाया उतना है, तो ये आगे कैसे मूव हो रहा है, इसका जवाब बताइए। मैं आपको कहानी बताता हूँ अपने कॉलेज की। मैं SBNIT सूरत में जब मैं था, मेरा फर्स्ट लेक्चर के दौरान हमारे थर्मोडाइनमिक्स के टीचर थे, वो आए और उन्होंने सबसे बेसिक सवाल पूछा सबसे पहले कि आप सब यहाँ पे JEE मेंस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके आए हैं, तो आप बताइए सबसे पहले कि जैसे ये एक उन्होंने डस्टर लिया था, उन्होंने कहा ये डस्टर है मान लो, और मैंने हाथ पे रखा है, मैंने यहाँ से फोर्स लगाया और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसने उल्टा फोर्स लगाया है ना, तो ये बताओ ये हिला क्यों। जब तक मैंने फोर्स नहीं लगाया था तो ये हिला क्यों, ये समझाओ मेरे को। और मेरे को बड़ा अचंभा हुआ सोच सुन करके कि बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाए, मतलब लगभग हमारे 60 से 70 बच्चों की क्लास में बहुत सारे लोग नहीं बता पाए।
बेसिक्स आंसर ये है कि जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं ना, ये कभी एक बॉडी पे नहीं लगते। अगर मैंने जितना इस पे फोर्स लगाया उतना ही इसी के ऊपर अपोजिट लग जाएगा तो जिंदगी में नहीं मूव करेगा। जैसे मान लो मैंने इस पे इतना फोर्स लगाया, मान लो 5 न्यूटन का। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, याद रखना। मैंने इस पे लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, और अगर इसी पे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मैंने ऐसे लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, और इसी पे अपोजिट डायरेक्शन में एक और 5 न्यूटन का फोर्स लग जाए, तो ये हिलेगा कभी? पॉसिबल ही नहीं है कि हिलेगा। इसीलिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि हम जिस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं वो बॉडी हम पे फोर्स लगाती है। तो जिसका एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं ना, जैसे ए ने, मैंने बताया आपको ए है, इसने बी के ऊपर, एक सेकेंड, इसने बी के ऊपर एक फोर्स लगाया, ये फोर्स बाई ए। तो जो बी इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा ना, वो ए के ऊपर लगाएगा, अपने ऊपर नहीं लगाएगा। यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि द फोर्सेस, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्स लगता है, इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, ये इसका बेसिक है। आई होप यू गॉट इट। तीनों लॉ ऑफ मोशन समझा लिया। मैं बताया आपको SI यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें हम इसे मेजर करते हैं। क्या हो रहा है यार, ये SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, या तो न्यूटन कह दो या kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह दो। ये मास का हो गया, ये एक्सेलरेशन का हो गया। ठीक है ये होता है SI यूनिट। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में। खैर फ्रिक्शन के बारे में तो आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन की वजह से हमें चलने में हिंड्रेंस होती है, वियर एंड टियर होते हैं, फायर लग जाती है। लेकिन फ्रिक्शन अगर ना हो तो आप चल नहीं सकते। सिंपल सी बात बताता हूँ, इंसान अगर चल पाता है किसी भी सरफेस के ऊपर तो इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, ये किसी भी वक्त एक सवाल बना करके पूछ लेंगे। जैसे मैं भी सवाल फॉर्म करने जा रहा हूँ, पहले मैं सवाल बना लेता हूँ तब आपको समझाता हूँ, तब आप ज़्यादा समझेंगे ध्यान से। जैसे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, फ्रिक्शन causes a person to start moving। ठीक है, दूसरा है, the third law of motion is saying that, नहीं, third law of motion is about application of action and reaction forces on same body। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है the friction only leads to stop any moving object। ठीक है, the net force is the reason that body moves। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट, और इसका ए है 1 and 2 इज राइट, बी है 1 and 4 इज राइट, सी है 1 and 3, डी है 3 and 2, ई है 1 2 3 and 4। ठीक है, अब मुझे इसमें से सही आंसर बताना। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं सवाल जाऊँगा। फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से ही हमारी पूरी बॉडी मूव कर पाती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, पहले बता देता हूँ। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसा तरीके की चीज़ होती है जो अपोज करती है फोर्स का। याद रखना, फोर्स का अपोज करती है।
अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, काइनेटिक में है, जैसे ये कार है, क्या बनाता हूँ मैं अभी, कार के नाम पे है बात, मान लो ये कार है, ये बुगाटी है एक, ठीक है, और ये मूव कर रही है इसमें, तो फ्रिक्शन इसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ स्टैटिक है तो उसके फ्रिक्शन आगे मूव करने की कोशिश करेगा। मैं बताता हूँ, जब हम वॉक करते हैं, कोई भी इंसान आगे बढ़ता है, तो उसके पैरों पर जो फ्रिक्शन लग रहा है जिसकी वजह से मूव कर पा रहा है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसके नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, अब पूछोगे कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे एक आधा बॉडी ऐसे है, ये मास है इसका, और इसको ग्रेविटी नीचे खींचती है ना हमेशा, याद रखना ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है, तो इस पर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा मास इंटू ग्रेविटी लगता है, ठीक है। तो मास इंटू ग्रेविटी के बराबर ही होता है नॉर्मल फोर्स। लगभग आप लोगों के बेसिस देखो, यूपीएससी के बेसिस के हिसाब से इतना काफ़ी है। खैर डिफरेंट केसेस में नॉर्मल फोर्स डिफरेंट हो जाता है, बट नॉर्मल यहाँ पर नॉर्मल फोर्स mg के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये हमेशा नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना भारी ऑब्जेक्ट उसे चलाना उतना मुश्किल, क्योंकि उसके पास फ्रिक्शन उतना हार्ड होगा। जैसे देखो ये कोई बॉडी है, ठीक है, अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपस में लॉक हो जाते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जिसकी वजह से इसे मूव करने में आपको दिक्कत होती है। सोचो अगर फ्रिक्शन ना हो और आप किसी बॉल को हिट करो तो कभी रुकेगी ना, एयर ड्रैग हो ना फ्रिक्शन हो तो कभी रुकेगी नहीं। तो फ्रिक्शन की भी ज़रूरत हमें उतनी ही ज़्यादा है जितनी कि हवा की। मतलब लोग कहते हैं कि हवा के बिना आप नहीं रह सकते, मोस्ट प्रोबेबली आप फ्रिक्शन के बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि आप कोई भी काम आप फ्रिक्शन के बिना नहीं कर सकते। ना आप चल सकते हैं, ना आप किसी मूविंग चीज़ को रोक सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्रक स्टार्ट हो गई और वो आने लगी, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो आप उसे रोक नहीं पाएंगे, और ना रोक पाएंगे तो आपके जीने का क्या मतलब है फिर, तो सिंपली। तो फ्रिक्शंस के बारे में ये बात आप जान ली। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जरा क्वेश्चन एक बार देख ही लेते हैं। अभी भी बताया एक बेसिक पॉइंट, फ्रिक्शन कॉजेज अ पर्सन टू स्टार्ट मूविंग, ऑब्वियसली सही है। अभी भी बताया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दैट लीड्स टू अ बॉडी मूव, स्टैटिक, ठीक है। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑन सेम बॉडी। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑन सेम बॉडी ना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑन अपोजिट बॉडीज, और अपोजिट से ज़्यादा बेटर वर्ड होगा डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। गलत स्टेटमेंट है। अब बताओ, द फ्रिक्शन ओनली लीड्स टू स्टॉप इन मूविंग ऑब्जेक्ट। अब मैं इसमें चीज़ छोटा सा बताता हूँ आपको, जो बिना पढ़े गए हैं या फिर जो बचपन से ख्यालात बना करके गए हैं कि फ्रिक्शन तो सिर्फ रोकता है, वो इसको सही टिक कर देंगे, बट ऑब्वियसली ये गलत है, क्योंकि ये स्टार्ट भी कराता है मूविंग को। ये जो स्टॉप होती है बॉडी इसके स्टार्ट में भी हेल्प करता है, तो फिर ये तो स्टेटमेंट गलत हुआ, ओनली का वर्ड यूज़ कर लिया। अगर यही होता द फ्रिक्शन लीड टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल होता है कि फ्रिक्शन चलती हुई चीज़ों को रोक देता है, लेकिन ये ओनली लगा करके इसने स्टेटमेंट गलत कर दिया। ध्यान से, बहुत ही ध्यान से वर्ड का चॉइस होता है, यूपीएससी में वर्ड की जो चॉइसिंग होती है वो बहुत ध्यान से करनी होती है। द नेट फोर्स इज द रीजन दैट बॉडी मूव्स। अभी आपको दिमाग लगाने की चीज़ है, मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया था कि एफ नेट बराबर एम ए होता है, और बहुत सारे बच्चे बचपन से 9th हमने एक चीज़ पढ़ी होती है एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, तो हमें यही लगता है, असल में होता है एफ नेट बराबर एम ए। नेट फोर्स उसके मूवमेंट का कारण बनता है। जैसे मैं समझाऊँ आपको, मान लो ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है जो यहाँ पे मूव कर रही है, मान लो ये मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका वेट कितना है, मान लो 100 kg, तो इसमें एफ नेट कितना होगा, इसका कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, मास कितना है 100 kg, एक्सेलरेशन कितना है 40, तो 4000 न्यूटन का है ना। अब बताओ इसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला होता है, मैं उसे याद करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, उसमें मैं खुद ही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ बिना आपको बताए। म्यू इंटू नॉर्मल, तो मानता हूँ 1 इंटू, इसमें नॉर्मल कितना है एम जी के बराबर, तो एम कितना है 100, ग्रेविटी की वैल्यू में मान लेता हूँ 10 100, तो 1000 न्यूटन ऐसे हो गया। और म्यू की वैल्यू में मान लेता हूँ, म्यू क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपको जानने की जरूरत नहीं, प्लीज़ इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं इसको 0.1 मान लेता हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है
और वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओ सॉरी, यहाँ पे बॉडी मूविंग है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ, ये क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, है ना, क्योंकि बॉडी तो मूव कर रही है। तो 0.1 इंटू 1000, तो ये आएगा 100 न्यूटन। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ पूरी चीज़। ये एक कार है, ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रही है 4000 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, और जिसपे फ्रिक्शन लग रहा है, देखो अब ये मूव करी, मैंने कहा ना वो अपोज करेगा जो हो रहा होगा। अगर ये मोशन में है, ये जैसे ये मोशन में है, तो इसे रोकने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का केवल। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, देखो एक डिब्बा है जिसे आप 4000 न्यूटन से ढकेल रहे हो, मतलब 4000 की दम लगा के ढकेल रहे हो। आपका भाई छोटा इसमें सिर्फ 100 न्यूटन लगा रहा है उल्टे डायरेक्शन में, ऑब्वियसली इस तरफ मूव करेगा ना, किस फोर्स से मूव करेगा, 4000 माइनस 100, तो इसमें एफ नेट जो होने वाला है वो होने वाला क्या है, 4000 माइनस 100, 3900 का, ठीक है। इतना फोर्स से ये आगे बढ़ेगी। ये फोर्स उसे, ये जो फोर्स है 100 न्यूटन का फ्रिक्शन का, ये ऑब्वियसली उसे रोकने की कोशिश करेगा, पर ये इससे ज़्यादा नहीं है। अगर यही इससे ज़्यादा हो जाता तो रोक देता, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, तो बस इसकी स्पीड स्लो कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, द नेट फोर्स इज द रीजन दैट बॉडी मूव्स। बिल्कुल हाँ, अगर नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर नेट फोर्स जीरो है, जैसे इस बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन आपने यहाँ से लगाया, आपके भाई ने 10 न्यूटन इधर से लगाया, तो बॉडी हिलेगी नहीं। लेकिन आपने जैसे इसे 11 किया इस साइड को, तो 10 माइनस 11 1 न्यूटन, तो बॉडी इस तरफ मूव करने लगेगी, ठीक है। तो द नेट फोर्स इज द रीजन दैट बॉडी मूव्स। तो इसमें सही स्टेटमेंट क्या है, 1 और 4, ये है जो पढ़े हुए बच्चे जाके करेंगे। और कौन होगा जो सारे ऑप्शन सही करेगा, 1 2 एंड 3, 1 3 एंड 4। एक ऑप्शन बना देता हूँ मैं, अगर मान लो ऐसा होता 1 एंड 3 एंड 4, तो 90% बच्चे जो नहीं पढ़ के गए हैं, जनरल साइंस छोड़ के गए हैं, वो प्रीलिम्स में ये सही करके आते, टिक करके आते हैं। बट ये गलत ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में इतना प्रेशर होता है गाइस, कि आपको एक एक सवाल आपको लाइफ सेवर लगेगा जैसे, तो आप कोशिश करेंगे कि एक भी सवाल सही हो जाए। और ऐसे छोटे से ट्रिक में फंसाने वाले सवाल आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अरे ये तो मेरे को आता है, बस खत्म। आप +2 कराने गए थे, उल्टा माइनस करा के आ गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने आपको समझा पाया हूँ, क्योंकि फिज़िक्स मेरी स्पेशलिटी थी जब मैं ऑब्वियसली 11th-12th में था, और उसके बाद मैं अभी तो कॉलेज में हूँ फिलहाल, एंड आई ऑल्सो टीच फॉर द स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और आज के लिए इतना ही नहीं करते, मैं अगली वीडियो में मतलब थोड़ा सा भी काम है उस वजह से जा रहा हूँ बाहर, तो मैं थोड़ी देर में एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बेसिक फोर्सेस के बारे में समझा दूँगा। तो ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज लेक्चर नंबर 5 में बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे, और लगभग इतना ही है बेसिक फिजिक्स में। थोड़ा बहुत और होगा तो मैं केमिस्ट्री में पढ़ा दूँगा, मैं एक बार चेक कर लूँगा कैसे सवाल आए थे, और उसके बाद मैं आप लोगों को जो केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा उसमें भी बाकी समझा दूँगा थोड़ा बहुत। और केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा है नहीं सिलेबस, यही है जो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यहीं पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट नेचर्स ऑफ फोर्सेस। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फोर्सेस होते हैं जो एक्ट करते हैं। मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो एक सेकंड में थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके के फोर्सेस होते हैं, जैसे फोर्सेस ऑफ डिफरेंट नेचर में आगे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्स हो गया न्यूक्लियर में, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये 4 तरीके के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक फिनोमेना, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, एंड उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही वो फिनोमेना है जिसकी वजह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। आपके घर में जो वाईफाई या फिर नेट का कनेक्शन आ रहा है वो TIR की कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है। डॉक्टर वगैरह एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, क्या नाम था, सॉरी आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम। दैट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ पेशेंट, ठीक है। आप इतना आपको क्लियर है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ
विद द बेसिक फोर्सेस से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो बेसिक फोर्सेस में जो मैं सबसे पहले आपको फोर्स पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सभी ग्रेविटी के बारे में कुछ ना कुछ जानते ही हैं। ठीक है, हम सभी ग्रेविटी के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। ग्रेविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना तो आप कभी बॉल को ऊपर फेंक के देखो, जो वो नीचे आती है वो ग्रेविटी ही है। ग्रेविटी एक तरीके का ऐसा फोर्स है, एक सेकेंड, ग्रेविटी एक तरीके का ऐसा फोर्स है जो कि एक्ट करता है फॉर द इंडेफिनिट रेंजेस। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। ग्रेविटी का आपने फॉर्मूला देखा होगा, स्पेशली 9th क्लास में तो ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा ही होगा कि जी जो होता है, सॉरी एक मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है, ये हैंग हो रहा है शायद। जी इक्वल्स टू के m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ के एक कॉन्स्टेंट है जो आप लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग देखा होगा। m1 इज मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 इज मास ऑफ सेकेंड बॉडी, मास ऑफ सेकेंड बॉडी, ठीक है। ये एक तरीके का इंटरैक्टिव फोर्स होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरैक्टिव फोर्स जो अकेले नहीं लग सकता। जब तक मान लो ये पार्टिकल है ऑफ मास m1 और ये पार्टिकल है m2, ठीक है, ये दो अगर इसमें मान लो m2 नहीं है तो m1 अकेला किसी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा सकता। जब दो बॉडी साथ में रहेंगी तब ये इंटरेक्शन फोर्स होता है, जिसमें m1 m2 के ऊपर फोर्स लगाता है और m2 m1 के ऊपर फोर्स लगाता है। जैसे मैं समझाऊँ आपको, मैं कुछ फिनोमेना बताता हूँ। जैसे जो सन का रेवोल्यूशन है, सन रेवोल्यूशन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड सन, अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड सन is due to gravitational force। एक बेसिक छोटा सा डाउट क्लियर करता हूँ आपको। मान लो ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, हाँ, तो इसमें एक बेसिक कंसेप्ट होता है, बच्चों को हमेशा सवाल आता है कि सन का मास तो बहुत ज़्यादा है अर्थ के मुकाबले, तो सन ऐसा क्यों नहीं करता कि मास, अगर जैसे कि जिसका मास ज़्यादा होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगा पाता है। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अगर सन जो है वो अर्थ से इतना बड़ा है तो उसके पास ऑब्वियसली मास ज़्यादा होगा, ये बात तो है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो अर्थ को अपने अंदर खींच लेता है। तो उसका एक रीज़न है कि ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एफ ड्यू टू ग्रेविटी, एफ ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके अपोजिट में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है बाहर की तरफ, एंड इट इज अबाउट mv² बाई आर। ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आपको पता है अर्थ रिवॉल्व करता है, जब कोई भी बॉडी रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, तो उस पर ये और ये आर रेडियस जो होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ होता है, तो ये आर वही है, तो इसी के प्रोपोर्शनल में फोर्स लगता है बाहर की तरफ। ग्रेविटी का जो फोर्स है, क्या हो रहा है यार, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी वजह से ये बैलेंस्ड रहता है। कुछ बेसिक फैक्ट बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले एटमॉस्फेयर प्रेजेंस इज ड्यू टू, एटमॉस्फेयर प्रेजेंस इज ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना रहे तो एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस जो होता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी तो वी विल फ्लोट लाइक वी आर इन स्पेस, वी विल
not able to walk on land। ठीक है, ये होगा। और एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस, दूसरा ये, तीसरा अगर ग्रेविटी नहीं रही तो वी विल नॉट बी बाइंडिंग विद, वी विल नॉट बाइंडिंग विद सन, बाइंडिंग विद सन। सन से बाइंड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा एक वक्त ऐसा आएगा कि रिवॉल्व करते 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 रिवॉल्व करोगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा रहेगा, वो आपको कहीं और लेके चला जाएगा। और आपको पता है कि अर्थ का लोकेशन एक हैबिटेबल जोन है, उससे ज़रा भी आगे या पीछे खिंच गए तो हैबिटेबल जोन जो है वो खत्म हो जाता है। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ टाइड ड्यू टू मून। आपने सुना हो कि जो लहरें उठती हो चांद के कारण उठती हैं, ये वही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। पांचवा रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अराउंड अर्थ, ये भी ग्रेविटी की वजह से ही होता है। ठीक है, ये सारे ग्रेविटी के फीचर्स थे। व्हाट इज द ग्रेविटी, ये स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी होता है कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी को नीचे खींच रहा है, तो स्पीड, वो एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड होता है वो कितना होता है? ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है गाइस, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी की वैल्यू। ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से इतनी स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को खींचा जाता है टुवर्ड द सेंटर। हाँ, एक चीज़ और, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, इट एक्ट्स टुवर्ड सेंटर, किसी भी बॉडी के सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन, ये वीकेस्ट फोर्स है। और जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं कौन कौन सी? ग्रेविटी, ग्रेविटी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, फिर ये और फिर ये सबसे वीक है उसमें ग्रेविटी। ऑलराइट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, पहले हम बात करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो वर्ड से बना है, एक है इलेक्ट्रिक, दूसरा है मैग्नेटिक। ठीक है, मैं समझाता हूँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होती है? जब मूवमेंट ऑफ आयन होता है, मूवमेंट ऑफ आयन, यानी जैसे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोस्ट स्पेसिफिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। और दूसरी चीज़ ये बताऊँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ड्यू टू अ सिंगल पार्टिकल। जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जिसको कहते हैं हम E बराबर K(Q1Q2)/r², r²। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। सर मैंने आपको कुछ गलत बताया क्या ऊपर? एक मिनट चेक करने दीजिए।
ये फोर्स बराबर G m1m2/r² होता है। मैं क्या लिख रहा हूँ यार, G m1m2/r², ये कैपिटल G होता है, ठीक है। ये बिल्कुल देख रहे हो आप, अगर इसको मैं कंपेयर करूँ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू G m1m2/r², जैसे कंपेयर करना, क्या लगता है आपको? यहाँ चार्ज है, यहाँ मास है, बस यही डिफरेंस है, बाकी तो सारा सेम है। ई एफ, देख रहे हैं, दोनों एक तरीके के फोर्स होते हैं। अगला चीज़ ये है इसमें, मैग्नेट। जब भी कोई चार्ज, मैं मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब ये मूव करना स्टार्ट करता है आगे की तरफ, तो जब ये मूव करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। जब ये मूव करेगा तो ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालेगा, ठीक है। वो किसी भी डायरेक्शन से निकल सकती है, किसी भी डायरेक्शन पे एंड हो सकती है, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। मोस्ट स्पेसिफिकली इन केस ऑफ अर्थ देखते थोड़ा सा पहले। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ का जो कोर है, इट इज फिल्ड विथ, कहते हैं कि ये आयरन, एक हाइपोथेसिस है ये, आयरन और निकल इन मोल्टन स्टेट प्रेजेंट है इन द कोर ऑफ अर्थ में, कोर ऑफ अर्थ में प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, आयरन और अगर निकल यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल मान लो, ठीक है। ये एक क्या प्रोवाइड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द अर्थ निकलती है। क्या होता है कि जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से निकलती है, ऐसे निकलती है, और ये जाती है साउथ से निकलती है और नॉर्थ में जाती है, आई एम सॉरी, ये साउथ से निकलती है और नॉर्थ के अंदर से एंटर करती है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ये साउथ से निकलेंगे, नॉर्थ में एंटर करेंगे। आपको पता है, ये जैसे अर्थ है एक, ये अर्थ है मान लो, और ये इसका डिवीज़न है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक डिवीज़न होता है ना, ये ऐसा होता है कुछ, और इनके बीच है, ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है, और इनके बीच का एंगल जो होता है अप्रोक्सीमेटली 11.3 डिग्री होता है। ये 11 है, 11.3 डिग्री, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। इतना होता है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, कोई भी अगर पार्टिकल, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है कोई, ठीक है, मान लो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड डालती है, ऐसे अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, और जो एक पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपने से अवे बनाता है। अपने से अवे बनाने मतलब अगर यहाँ पर कोई भी एक पार्टिकल हुआ, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव, तो ये इसे धक्का देगा, किस फोर्स से, क्या फोर्स जानने की जरूरत नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, तो उसे एक धक्का मिलता है, मतलब एक फोर्स मिलता है, जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चल क्यों रहा है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल रहेगा तो उसे फोर्स लगता है। और यही मैग्नेटिक के बीच में बात करें तो मान लो कोई पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, तो एक V क्रॉस B, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी। इसमें जो भी पार्टिकल रहेगा उसे मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का काम क्या होता है ये जानो। आपने एक चीज सुना होगा कि अर्थ सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस चल रही हैं। फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप जानिए सन के ऊपर जो रिएक्शन चलती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, जिसकी वजह से एक सन का जो सबसे आउटर मोस्ट वाला पार्ट होता है, जिसे कोरोना कहते हैं, ये वो कोरोना नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसका टेम्परेचर लगभग होता है 1,00,000 डिग्री सेल्सियस, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ऊपर लगा लगभग। यहाँ से सोलर अर्थ जैसे ये है, यहाँ से सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, मतलब विंड एक तरह से बहुत गर्म हवा है,
और उन्हें डिफ्लेक्ट मतलब उन्हें अर्थ से दूर भेजने का काम जो है इसकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स करती है। ठीक है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये मान लीजिए साउथ से निकल के नॉर्थ के लिए जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करती हैं कि आने वाला जो भी ये कोरोना से आने वाले सोलर फ्लेयर्स है, सोलर स्टॉर्म्स है, इन्हें ऐसे डिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ का सबसे बड़ा काम। अगर ये ना मान लो एक वक्त के लिए मैं पूछूं आपसे कि ये अर्थ है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड, तब इन सोलर फ्लेयर्स की वजह से इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये सर्वाइवल के लिए रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वीक एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। हाँ, वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, इनके बारे में इतना जानो, ये दोनों। हाँ, एक और चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, ये भी फॉर द इन्फिनाइट डिस्टेंस पे लगता है, ये फॉर इन्फिनाइट डिस्टेंस तक ये काम करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्फिनाइट डिस्टेंस तक काम करता है। ठीक है, अब बारी आती है वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। these forces are these forces are to act for small range। ये एक न्यूक्लियस जो होता है एटम्स का, इसके बीच में लगती है। एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व करते हैं, ये आप जानते होंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड चल नहीं रहा गाइस, रुकिए थोड़ा सा मैं ठीक कर लूँ तब आगे बढ़ाता हूँ। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया मैंने आपको। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की हेल्प से ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, दे फॉर्म्स मैटर। ठीक है, मैंने आपको बेसिक फोर्सेस के बारे में बता दिया है। अब अगला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, बेसिक फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब। मैं आपको रिफ्लेक्शन सबसे पहले बताता हूँ आपको कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ये एक सरफेस है, ठीक है, इस पर लाइट इंसिडेंट होती है। ठीक है, नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल से एंगल नापा जाता है इसका। मान लीजिए ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ से इसका एंगल समथिंग है, मान लो थीटा। थीटा के बारे में तो सब आप सबने कभी कभी सुना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब है, ये थीटा एंगल है इसके बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीन फिनोमेनास होते हैं। कौन से तीन फिनोमेनास होते हैं ये जान लो। तीन फिनोमेनास जो होते हैं वो होते हैं, या तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, या एब्जॉर्ब होगी, या फिर रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, ये आई, ये उसी एंगल से वापस भी चली जाएगी, इतना ही एंगल फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंसिडेंट होता है और ये रिफ्लेक्टेड होता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर, यहाँ स्पेसिफिकली इस पोजीशन पे दो और फिनोमेना ऑकर होंगे। एक तो हुआ ये रिफ्लेक्शन कि जिस एंगल पे आपसे प्लॉट किया, यहाँ पर कुछ लाइट, सम लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, और कुछ लाइट जो है यहाँ पर ऐसे
ये होगा रिफ्रैक्शन, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो कुछ लाइट अब्जॉर्ब होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी। अब मुझे एक छोटा सा सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइएगा जरा को कि जो हमारी ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने टी शर्ट पहना होगा, होप सो, जैसे मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। तो जो मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, द थिंग इज कि ये ब्लू क्यों दिख रही है, रीज़न बता सकते हैं आप? तो मैं इसका बेसिक रीज़न आपको बताता हूँ। कोई भी कलर जो हम देखते हैं, जैसे कि प्लांट्स मान लेते हैं, प्लांट एक हरा क्यों दिखता है हमें, हरा क्यों होता है सबसे बड़ा बात, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, है ना। मैं उसमें एक छोटी सी और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसके अंदर, बट हम उसे हरा ही क्यों देख पाते हैं, बाकी सारे कलर क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जब कोई भी कलर उसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो ग्रीन कलर को छोड़ के वो बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हम ग्रीन कलर के प्लांट्स को देख पाते हैं, मतलब प्लांट्स जो दिखते हैं वो ग्रीन दिखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप किसको देख रहे हैं, आप अपने घूमते हुए गए, आप अपने दोस्त के घर पे, दोस्त का घर जो है वो ब्लू कलर का पेंटेड है बाहर से, ठीक है। ब्लू कलर बहुत कॉमन कलर होता है आजकल, तो आप इमेजिन कर लेंगे बड़े आराम से। तो ब्लू कलर से पेंटेड है, आपने देखा और आपको ये आश्चर्य हुआ कि ये ब्लू क्यों ही दिख रहा है, बाकी भी तो कलर होते हैं, कितने सारे कलर होते हैं, लड़कियों को तो स्पेसिफिकली पता होगा, पिंक, पर्पल, एक अजीब सा, और कैसा होता है, एक पर्पल होता है, एक डार्क पर्पल, एक लाइट पर्पल, हमारे लिए तो सब कुछ पर्पल ही होता है। तो सबसे पहले चीज़ मैं पूछना चाहूँगा वहाँ पर कि ब्लू कलर का जो घर है वो ब्लू ही क्यों दिख रहा है? उसका कारण ये है कि एक रे जब उस पर इंसिडेंट होती है, उसके पास सारे कलर्स होते हैं, लेकिन उसने सारे कलर को एब्जॉर्ब करके ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, और जो ब्लू कलर का रिफ्लेक्ट है वो आपकी आंखों में पड़ रहा है, और इस वजह से वो ब्लू दिख रहा है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब मैं समझाता हूँ कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, मतलब अंतर, रिफ्रैक्शन है ये, ठीक है। अब एक बात बताता हूँ, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ये आपको समझ आ गया कि जैसे कि कोई भी लाइट इंसिडेंट करेगी तो थोड़ी सी लाइट उसकी रिफ्लेक्ट होगी, और जो रिफ्लेक्ट होगी यही हम वी कैन सी, ठीक है। बाकी बहुत सारी लाइट, अदर लाइट्स एब्जॉर्ब, कुछ लाइट होगी जो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्शन का परसेंटेज बहुत कम रहता है। अब आपसे एक, ये हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इसके लिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो एक डेंसर मीडियम है, डेंसर का मतलब, और ये रेयर है। डेंसर मतलब है घना ज़्यादा है। अब मैं मान लेता हूँ डेंसर का, समझ लो आप ये वाटर है और ये एयर है। वाटर ऑब्वियसली एयर से, एयर में आप हाथ हिला के देखिए, आप आराम से हिला पाते हैं, और वही पानी में हाथ हिला कर, हाथ डाल के हिला के देखिए, आपको वहाँ पे परेशानी होगी, यही चीज़। और मान लीजिए एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। अपने नॉर्मल से ये थोड़ा सा डेंसर से जब रेयर जाती है, तो ये मान लो इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, तो ये टूवर्ड नॉर्मल, सॉरी सॉरी, रेयरर से जब डेंसर जाती है तब वो टूवर्ड नॉर्मल हो जाती है, और जब डेंसर से रेयरर आती है तो इसको आना कैसे चाहिए था, ऐसे, ऐसे ही आना चाहिए था ना, ऐसे, बट ये ऐसे आएगी। अब ये कुछ एंगल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। कि जब हम डेंसर से रेयरर मीडियम में घुस रहे होते हैं तो हमारी जो लाइट है वो नॉर्मल से अवे चली जाती है, और जब रेयरर से डेंसर में आ रही होते हैं तो जो लाइट होती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। अगर मैं यहीं पे ये दिखाऊँ एक और एग्जांपल आपको, तो कुछ ऐसे, एक मिनट दिखाऊँ तो कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ मैं। ये मान लो एक और वो है, सरफेस है, ये रेयरर है, एयर, डेंसर, क्या होगा, वाटर ले लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें मान लो रेयरर से एक लाइट आ रही है, और इसे कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। अब ये रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो क्या होगी, जो नॉर्मल है ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, इसकी तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे, अपने पाथ से डिविएट होगी थोड़ा सा एंगल, यही होता है रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। बाकी मिटा देता हूँ एक मिनट के लिए, थोड़ा सा और,
ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्शन। आपने रिफ्लेक्शन समझ लिया। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या चीज़ें होती हैं मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जो आपको रेनबो दिखता है उसमें रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा राहत होता है। रेनबो का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन और इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्या क्या? रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन की और भी चीज़ें क्या देख सकते हैं आप, कि आपने देखा होगा कि जो ओशियन बेड होता है वो थोड़ा सा ग्लोवी होता है। ओशन बेड या फिर ओशन में जो लाइट जा रही होती है थोड़ी सी ग्लोवी होती है। उसका कारण भी यही है कि रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पर। वहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर हो जाए तो अंदर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, और अगर रिफ्लेक्शन होता है इसी वजह से थोड़ी सी चीज़ें दिखाई देती हैं वहाँ पर। और अगला फिनोमेना कौन सा समझाना है? फाइनली मैं फिनोमेना के बारे में बताऊँगा आपको। इंटरनल रिफ्लेक्शन, उससे पहले मैं डिस्पर्सन और स्कैटरिंग समझा देता हूँ आपको। डिस्पर्सन, सबसे पहले डिस्पर्सन समझाते हैं। डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन होता है, ये होता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ही कह सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर बैंड। जो 7 कलर होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, हम जैसे जैसे इस साइड जाएंगे वेवलेंथ बढ़ती है। वेवलेंथ का, अब बेसिक वेवलेंथ बढ़ने से क्या फ़ायदा होता है ये आप बेसिक समझ लो, कि आपको जितना वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा लाइट उतनी दूर से साफ साफ दिखाई देगी, सिंपल सी। ठीक है, इतना जान लो। क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ी रहती है तो इसकी जो लाइट ये रेड कलर है ये बहुत दूर से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वाइट लाइट जो होती है वो इन 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, इसी को डिस्पर्सन कहते हैं। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? स्कैटर कर देना। जब पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे स्कैटरिंग का मतलब समझाता हूँ आपको। अगर वेवलेंथ से ज़्यादा बड़े, वेवलेंथ से बड़े पार्टिकल का साइज हो, पार्टिकल साइज, तो क्या करेगा पार्टिकल जो होगा ये उस लाइट को ऐसे स्कैटर कर देगा, फैला देगा ऐसे। और स्कैटरिंग की वजह से हमें वो लाइट क्लियरली नहीं दिखेगी, क्लियरली नहीं दिखेगी बजाय कि फैली हुई दिखेगी। अब कोई इमेज में बताता हूँ आपको। लेज़र लाइट का एग्जांपल लेते हैं। लेज़र लाइट दूर तक तो ट्रैवल कर पाती है, इसका कारण होता है क्योंकि वो स्कैटर नहीं करती। और वहीं पे एक नॉर्मल लाइट ज़्यादा दूर तक दिख नहीं पाती क्योंकि वो स्कैटर करते हैं। टॉर्च देख लीजिए आप, ये एक टॉर्च मान लीजिए, ये एक टॉर्च है। ठीक है, ये लाइट जो है स्कैटर हो रही है, इसकी वजह से इसका एक डिस्टेंस होता है, हाँ इतने मान लो 200 मीटर तक ही देख पाएगी। लेकिन यहीं पर अगर एक लेज़र लाइट की बात करें हम, ये लेज़र लाइट ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड लाइट मारती है, तो इसका डिस्टेंस 800-900 मीटर तक बड़े आराम से हो जाता है। कि थोड़ा सा आपको 800-900 मीटर तक अगर अच्छी लेज़र लाइट से आराम से पिन पॉइंटेड दिखेगा। समझ गए? ये इसी का कारण है। अब मैं आपको थोड़े से फिनोमेना समझाता हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले समझा देते हैं, अगला टॉपिक वही है, उसका थोड़े से फिनोमेना बात करेंगे। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर समझाता हूँ। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या होता है? ये है दिस फिनोमेना is only seen when light travels from denser to rarer। जब डेंसर से रेयरर जाएगी तभी होगा ये फिनोमेना तभी देखा जाता है। एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये है डेंसर, ये है रेयरर। ये मान लो एयर है, ये मान लो वाटर है। वो तुम वाटर के अंदर हो और तुमने वाटर के अंदर से टॉर्च जलाई, ऐसे जलाई, ये ड्रेयर इसको ऐसे जाना था, है ना, और ये ऐसे चली गई,
फिर तुमने जलाई, फिर ऐसे चली गई। अब यहाँ पे एक चीज़ होगा, मान लो दो तुमने रे जलाई, तुम चली गई हो, ऐसे क्लियरली निकल गई। अब देखो तुमने पर्टिकुलर एंगल पे, तुमने एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट डाली। इस पर्टिकुलर एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कि ऐसा किया कि ये लाइट जो है ये ऐसे इसको छूते हुए निकल गई, ठीक है। इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जब आपकी ये इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे एक ऐसे एंगल पर जाए जिसके बाद वो परफेक्टली नॉर्मल से 90 डिग्री बनाते हुए, निकल जाए, तो इसी को कहा जाता है सबसे पहला केस ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट, मतलब चरते हुए निकल गई। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, मतलब ऐसे छूते हुए निकल गई बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद अगर इससे आप थोड़ा सा भी एंगल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये अंदर आ जाएगी लाइट। जिस एंगल से आपने डाला उस एंगल से अंदर आ जाएगी। इसी फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है, ये ध्यान रखना, डेंसर से जब रेयर जा रही होती लाइट तब। अब मैं आपको थोड़े से फिनोमेना समझा देता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा लगभग, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिनोमेना समझा देता हूँ क्या किस कारण होता है। ध्यान रखना है, बहुत बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है ये, ठीक है। मैं आपको फिनोमेना जब समझाने जा रहा हूँ तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला फिनोमेना जो मैं समझाऊंगा आपको वो है वाई स्काई इज ब्लू, ठीक है। ये समझते हैं। देखो ये कलर आते हैं वाइट लाइट से, ठीक है। ये कलर जैसे जैसे हम यहाँ पे जाते हैं वेवलेंथ बढ़ता है ना। और वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्कैटरिंग कम होगी। स्कैटरिंग मतलब फैलाव, जो स्कैटरिंग होता है ये कम होती जाती है, ठीक है। सारे कलर्स बाहर निकले, ठीक है। और ब्लू का जो ये होता है वेवलेंथ होता है ये कम होता है। इसका ब्लू का जो वेवलेंथ है ये कम होगा। वो ब्लू का वेवलेंथ कम था, किससे कम था, ब्लू का वेवलेंथ तो पार्टिकल्स के साइज से जो है ये कम था। तो इन पार्टिकल्स ने क्या किया, उसे स्कैटर कर दिया। और पार्टिकल ने स्कैटर किया, पार्टिकल ने जो है इसको स्कैटर कर दिया, मतलब फैला दिया बिल्कुल ऐसे कि लो ब्लू कलर है ना, ये लो फैल जाओ। ब्लू कलर फैल गया बिल्कुल। और यही फैले हुए जो कलर है वो हमारी आंखों में आकर के लगते हैं। ये फैले हुए कलर आंखों में आएंगे और फैले हुए हैं, इसलिए हमें स्काई जो है ये ब्लू दिखाई देता है। समझ में आया? दिस इज द रीजन वाई स्काई इज ब्लू, क्योंकि ये जो ब्लू है इसका वेवलेंथ इतना कम होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं इसे स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ब्लू दिखाई देने लग जाता है। अब तुम पूछोगे कि वायलेट और इंडिगो क्यों नहीं दिखता, अगर ब्लू ही क्यों दिखता है, उसका तो वेवलेंथ इससे भी कम है। तो वायलेट और इंडिगो जो है वो यहाँ तक कोलाइड ही नहीं कर पाते पार्टिकल से, इनका वेवलेंथ इतना कम होता है कि पार्टिकल तक पहुँच ही नहीं पाते। ब्लू से पहुँचना शुरू होता है, ब्लू का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है, इसलिए ये स्कैटर हो जाता है। अगर मान लो कि इसकी ग्रीन पहले होता और ब्लू बाद में होता तो हमें जो स्काई है वो ग्रीन दिख रही होती, समझ गए। ये बेसिक रीज़न है कि स्काई क्यों नीली है। अब दूसरा, वाई सन अपीयर्स रेड वाइल सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। इसका कारण देख लेते हैं। ये अर्थ है, ये सन है, मानते हैं, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, सन तो और बड़ा हो गया इससे, सन है, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अर्थ है, ये पोर्शन और ये पॉइंट, यहाँ पे एक सन आता है, उगता है कहाँ से, ईस्ट से, और डूबता है वेस्ट में। तो अगर आपको डायरेक्शंस का बनाना आता हो तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वेस्ट ईस्ट, उल्टा कर दिया, वेस्ट ईस्ट। ऑलराइट, हमारा सूरज जो है यहाँ से उगता है ना, और यहाँ पे सेट होता है। जब ये नॉर्थ साइड पे होता है, मतलब बिल्कुल नॉर्थ पे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। देखो सन का रेवोल्यूशन कैसे होता है कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है वाया साउथ, ऐसे, है ना। अगर आपने कभी देखा हो, जो सन है वो ईस्ट से निकलता है ना, और साउथ होते हुए वेस्ट में डूब जाता है ना। मैंने कहा, सही कहा कि नहीं। और जब ये सन जो है ये साउथ के मोस्ट पॉइंट पे रहता है, एकदम ऊपरी वाले हिस्से पे, अराउंड 12 बजे PM, 12 PM पे, तो हमें जो सन है वो वाइट दिखने लग जाता है,
ठीक है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस होता है सन से वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है जब वो यहाँ पर होता है, और इस दौरान हमें ये सन जो है वो वाइट दिखता है। और वाइट दिखने की वजह से क्या फ़ायदा होता है कि वाइट और हल्का सा वॉयलेट और इंडिगो हल्का हल्का दिखेगा आपको, लेकिन प्योरली वाइट दिखता है, क्योंकि सन की जो रेज है वो वाइट कलर की जो आ रही है रेज, वो स्कैटर नहीं हुई, इतना कम डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे वेस्ट साइड ईस्ट साइड में होता है उगते या डूबते समय, तो क्या होता है कि जो सन है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, और मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रैवल वही कर सकता है जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। और मैंने आपको वीडियो में बताया कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से डूबते और उगते टाइम हमें जो सूरज है वो लाल दिखाई देता है। दिस इज द रीजन। अब मैं आपको फिनोमेनन समझाऊंगा रेनबो का, और मैंने सोलर फ्लेयर वाला तो आपको बता दिया पहले। तो अब रेनबो का सॉरी रेनबो का और स्काई में स्टार का, ये दो बचे हैं बस। चलिए तो पहले हम स्टार का समझ लेते हैं, फिर रेनबो बताता हूँ आपको। तीसरा है वाई स्टार ट्विंकल्स, तारे क्यों चमकते हैं। ये अर्थ है, ये आप अर्थ पे खड़े हो, ठीक है, ये आप अर्थ पे खड़े हो, ये स्टार ये एक स्टार, ये एक स्टार है। ना क्या होता है कि स्टार की डिस्टेंस जो होती है वो ये होती है, पोजीशन ये होती है, लेकिन ये यहाँ से आने के बाद ऐसा बेंड होता है कि आपको यहाँ दिखाई देता है, इसके बीच में गैप आ जाता है। जो हम स्टार देखते हैं कभी भी रात में, वो उसकी असली पोजीशन नहीं है, वो थोड़ा या तो राइट साइड में होगा या थोड़ा लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो जब हम देखते हैं स्टार को, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन वी सी position of a star which is not real, which is not real, ठीक है। तो हम पोजीशन देखते हैं जो कि सही नहीं होता, और ये होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। याद रखना क्या किस वजह से हो रहा है, आपको सबसे बेसिकली वही याद रखना है। अब चौथा और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के बारे में बताता हूँ। एक बेसिक फैक्ट है कि द रेनबो appears opposite to the sun। सन के उल्टे साइड में, जैसे कि मान लो सन अगर ईस्ट में है तो रेनबो वेस्ट में दिखेगा, ऐसे ही अपोजिट साइड में ही फॉर्म होता है। और कैसे रेनबो फॉर्म होता है ये बताता हूँ। सबसे पहले ऐसा होगा कि जो रेनबो है वो एक प्रिज्म की तरह काम करेगा, रेन ड्रॉप जो होती है वो एक प्रिज्म की तरह काम करेगी। और प्रिज्म का काम क्या होता है जानते हो, जब एक वाइट लाइट आती है तो ये इसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मैंने डिस्पर्सन पढ़ाया था, ये प्रिज्म का फिनोमेना है कि जब एक वाइट लाइट आएगी ना तो वो उसे 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। यही है फ़ायदा, एक यही प्रॉपर्टी है प्रिज्म की, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको कि ये मान लो ये रेन ड्रॉप है। सबसे पहले जो लाइट आएगी है ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और जब ये बाहर जा रही है तो ये डेंसर से रेयरर जा रही है। और यही एक फिनोमेना होता है, मैंने बताया था, जब डेंसर से रेयरर जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसी की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एट एन एंगल, किसी भी एंगल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एक रेन ड्रॉप के अंदर। ऐसे मल्टीपल रेन ड्रॉप्स होंगे, तो इसी की वजह से एक फॉर्मेशन, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ड्यू टू दिस इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, ठीक है। इसी वजह से रेनबो होता है। रेनबो का फॉर्मेशन क्यों होता है, ड्यू टू फिनोमिनन लाइक क्या, किसी तरह रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दोनों फिनोमेना की वजह से होता है। अब थोड़े से बेसिक्स बच रहे हैं, मैं वो समझा देता हूँ आपको। एक छोटी सी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है,
मान लो कि ये वायर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो ऐसा कुछ हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्लो करने लग गए, मतलब ये लेफ्ट साइड भागने लग गए, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी को डिनोट करने का तरीका है आई। आई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखने वाली चीज़ है, फ्लोज इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। ये इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक था। और मैग्नेटिज्म मैंने बताया कि जब मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है, कोई भी पॉजिटिव या फिर कोई नेगेटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव या फिर कोई नेगेटिव चार्ज जब मूवमेंट में होते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। आज का आई होप आपको समझ आया होगा। आज एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत गलतियाँ की हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, थोड़ा जुकाम ज़्यादा हो रखा है गाइस, तो मैंने सही कर दिया, तो पढ़ाया सारा सही है, बट मैंने कई बार थोड़े से गलत शब्द बोल दिए, तो एक बार देख लेना उसे। आई होप आप लोगों का सही चल रहा मामला, क्योंकि आज फिजिक्स भी लगभग ख़त्म हो गई है। बाकी थोड़े से आप लोग कभी कभी क्लियरली क्वार्क्स वगैरह नहीं बताया मैंने। मैं क्वार्क्स वगैरह का बात करता हूँ कंप्यूटिंग में और या फिर न्यूक्लियर साइंस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पढ़ाऊँगा आपको, तब मैं उसमें बात करूँगा आपसे क्वार्क्स क्या होते हैं, न्यूट्रिनोस क्या होते हैं, ये सब के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, और इसी के साथ आप लोगों का फिजिक्स खत्म होता है। अब 2 लेक्चर की बारी है, केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ मैटर के बारे में बताना है, कंपाउंड मिक्सचर वगैरह के बारे में बताना है, और 2-4 मेन चीज़ें, बस उसके बाद ही खत्म हो जाएगा वो भी, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।